आदाब नाजरीन, जनाब टीवी के लाइव फेसबुक पेज से आपका मेज़बान इश्तियाक अहमद देव हाजिर है। नाजरीन, आज 21 दिसंबर 2020 और सोमवार का दिन है। आज जम्मू कश्मीर में जो मौसम सरमा के जो 40 अहम जो अयाम होते हैं जिनको चिलय कलां कहा जाता है, आज उस चिलय कलां का आगाज़ हुआ है। तो अल्लाह करे कि ये चिलय कलां जो है ठीक ठाक से गुजरे। दर्जे हरारत में नुमाया कमी है, लेकिन मौसम की जो सियासत की जो है मौसम में बाहर उरूज पर है। और अभी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात का जो पोलिंग का जो मरहला मुकम्मल हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर में, वैसे ही चिनाब वैली के तीनों अजला रामबन, किश्तवाड़ और डोडा में भी हुआ है। तो कल जो है यानी 22 दिसंबर को जो है वोटों की गिनती का काम सुबह 8 बजे शुरू हो रहा है। और सदर मुकाम डोडा पे डिस्ट्रिक्ट डोडा की जो 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की, उनके जो है कल जो है वोटों की गिनती होगी। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इन 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 101 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के भी उम्मीदवार हैं और आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। इन 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में राय दहिंदगान की कुल तादाद 2,66,892 थी, जिनमें 1,75,568 यानी 65% राय दहिंदगान ने अपने हक के राय दही का इस्तेमाल किया। और 698 पोलिंग मराकज थे और 8 मरहलों में ये इंतखाब हुए। 2,66,892 राय दहिंदगान थे, जिनमें 1,75,568 राय दहिंदगान ने अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया। 998 पोलिंग मराकज थे, 8 मरहलों में ये हुए। और 14 जो नशिस्तें थी उनमें 4 नशिस्तें जो हैं वो खवातीन के लिए थी ओपन। कोई भी खवातीन किसी भी मजहब से, किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखती हुई वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। और एक ये जो थी काजीगढ़ थी, बागवा थी, गाठ थी और असर थी। और एक जो फीमेल रिजर्व सीट थी वो थी मखसूस फीमेल विद शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, वो थी भाला। हो गई ये 5 सीटें। एक सीट ओपन थी शेड्यूल कास्ट के लिए चुराला, वहां पे खाली शेड्यूल कास्ट तबके से उम्मीदवार होना चाहिए। और एक सीट थी गुंदो में शेड्यूल ट्राइब, जहां से शेड्यूल ट्राइब से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतर सकते थे। और 7 जो थी ओपन थी, यानी यहां से कोई भी उम्मीदवार, कोई भी शख्स जो है वो इलेक्शन जो है वो यहां से लड़ सकता है। तो इस सिलसिले में ये थी मालूमात आपको अभी तक की जो मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट की बताई है। अभी हम डिस्ट्रिक्ट डोडा पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद है 2 सहाफ़ी हमारे यहाँ। एक का ताल्लुक जो है ये बलेज से है, मोहतरम इश्तियाक मलिक साहब। ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से एक तवील तजर्बा है इनका। बड़े इंतखाबात, असम्बली इंतखाबात, म्यूनसिपलिटी के इंतखाबात, पंचायतों के इंतखाबात इन्होंने कवर किए हैं। मेरे यहाँ दाहिने जानिब बैठे हैं इश्तियाक मलिक साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ चिनाब टीवी के स्टूडियो में। और मेरे बाएं जानिब हमारे उभरते हुए हैं मोहम्मद असगर भट्ट साहब, जो कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं। इन्होंने भी पिछले लगभग 7-8 बरसों से ये भी सरगर्म है इस सहाफ़त की, इस दुनिया में, इस शोबे में। और इन्होंने भी बहुत से असम्बली भी, पार्लियामेंट भी और पंचायती इंतखाबात भी इन्होंने कवर किए हैं। और ये तमाम लोग जो हैं बिल्कुल ज़मीनी हालात पे नज़र रखे हुए हैं। तो नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत से लोग हमको जो है फ़ोन कर रहे थे कि आपका एग्जिट पोल क्या है। तो ईमानदारी से कहें कि एग्जिट पोल यहाँ वो किसी ने किया नहीं है, न किसी एजेंसी ने किया, न किसी इदारे ने किया। हाँ, ये ज़रूर है कि सोशल मीडिया का दौर है, जिसको जैसे मर्जी आए वो अपने अपने हिसाब से अंदाज़ों से सीटें देता है। लेकिन बाज़ाब्ता जो एग्जिट पोल होता है, आप मान लें कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15 स्टेशन है। 15 स्टेशनों में आप कम से कम 10 स्टेशनों पे जाके आपका जो नुमाइंदा वहां जाएगा वो हर स्टेशन पे कम से कम 100-200 लोगों से पूछ के उसके बाद जो आता है उसको एग्जिट पोल कहा जाता है। तो मेरे ख्याल में शुरू करेंगे हम असगर से। असगर, थोड़ा सा हम शुरू करेंगे यहाँ असर से। असर में जो परसों वोटिंग हुई है वो वुमेन रिजर्व सीट थी, तो क्या है वहाँ का रुझान, मुख्तसर से आप बताएंगे। देखिए, असर
की जो नशिस्त है डीडीसी इंतखाबात को लेकर जो सरगर्मियां वहाँ पे चल रही थी, वहाँ पे बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान जो टकराव था, लेकिन जो वक्त गुजरता गया 8 मरहलों में ये इंतखाबात हुए, 19 रोज की ये जो सियासी कशमकश थी, वहाँ हर रोज नित नए बदलाव आते रहे। एक दिन कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा, दूसरे दिन बीजेपी का पलड़ा भारी रहा। लेकिन जहां तक मजमूई तौर अवामी राय जब हमने जानी, हम खुद इलाके में गए, हर इलाके में गए, इसमें यहाँ कोई पोलराइजेशन का वैसा कोई हमने मसला देखा नहीं। लेकिन जहां तक हमारे अंदरूनी जो हमारे उन लोगों के साथ मुलाकातें हुई, यहाँ किसी ने बोल भी दिया यहाँ सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन वहां पर एनसी का अपर हैंड है। एनसी जो है आगे है। तो उसके बाद कासलीगढ़ से आगे हम चलते हैं, आपके असर के आगे चलते हैं। कासलीगढ़ में क्या पोजीशन है? कासलीगढ़ का जो मसला है बिल्कुल दिलचस्प है। यहाँ पर वुमेन रिजर्व सीट है, ओपन है। जहां तक यहाँ पर सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ था, इसमें कोई शक नहीं कि कासलीगढ़ जो था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ काफी सदियों से रहा है। जब से इंतखाबात हो रहे हैं ये 1975 के बाद, इसमें कोई शक नहीं, कोई दोहराई नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा रहा। और ऐसे भी वहां पर पोलिंग मराकज रहे थे इन इंतखाबात से कबल, जहां पर 100% नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट होती थी। लेकिन जो इस बार का जो ये इंतखाबात इंतहाई दिलचस्प रहा, खासकर हमारे लिए भी, हमने कवर किया, बहुत बारीकी से देखा। खैर इसमें अलग अलग लोगों के तासरात भी थे, लेकिन बीजेपी का जो वहां पर वोट बैंक था, कदरे कमी थी, उसमें कमी हुई। बीजेपी का वोट बैंक में कमी थी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ही उम्मीदवार मैंडेट जिसको मिला, नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक जो देरीना रुकन थे, देरीना उनके ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, सियासी कारकुनान थे, उन्होंने पार्टी से क्विट करना शुरू कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त दूसरे और तीसरे नंबर पे जूझ रही है। और उसने मरकासीगढ़ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस रेस से बाहर रखना बड़ी गलती होगी किसी भी जमात के लिए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये बीजेपी हो या कांग्रेस हो। और वहां पे कासीगढ़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस किंग मेकर का काम करेगी और ये होना तय है। नहीं, वहां पे कांग्रेस के डिसिडेंट जो थे, जो ब्लॉक चेयरमैन है अब्दुल गनी, तो उनके मुखालफत से कांग्रेस को नुकसान हुआ। मेजर सेटबैक था जब वो 3 दिन कबल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खुद को पार्टी से जिला ब्लॉक सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। लेकिन वो उन्होंने बताया कि अभी पार्टी में है, उस वजह से कांग्रेस को एक नुकसान तो झेलना पड़ेगा, ये तय है। लेकिन मुझे लगता है वो दानिशमंदाना फैसला नहीं था। खैर हम चलेंगे यहाँ से इश्तियाक मलिक की तरफ। जी इश्तियाक, आप मुझे बताएं कि बलेस में 3 सीटें हैं, एक चंगा है, एक बलेस है और एक कहरा है। जरा तीनों का आप मुख्तसर सा खाका बताएंगे। जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक भलेसा की बात है, भलेसा सब डिवीजन को 3 हलकों में तकसीम किया था और इसमें सब पहले मरहले के तहत भलेसा और चंगा में जो है वोटिंग हुई थी। और चंगा, अगर यूं कहा जाए कि खिता चुनाव में एक वक्त था जब सियासत का मरकज़ रहा है, वो चंगा है, क्योंकि चंगा वो गांव है जहां से साबिक वज़ीर मोहम्मद शरीफ ताल्लुक़ रखते हैं। चंगा के बिल्कुल नज़दीक दूसरा गांव सोती है जहां से राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। इसके अगर अपोजिट साइड देखा जाए, साबिक मेंबर असेंबली दिलीप सिंह परिहार चंगा से ताल्लुक़ रखते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर जिला व साबिक MLC मोहम्मद इकबाल भट्ट साहब इसी हल्का के रहने वाले हैं। मतलब चंगा चिनाब वैली में एक हब अगर इसको कहा जाए सियासत का, तो बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन चंगा में इस बार इलेक्शन भी बहुत दिलचस्प रहे। एक तरफ मोहम्मद शरीफ नियाज साहब के फर्जन नदीम शरीफ जी कांग्रेस की टिकट पे खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आजाद फैमिली के गुलाम नबी आजाद साहब के भतीजे महबूब मुस्तफा भट्ट मैदान में थे। कुल मिला के क्या है सिचुएशन? कुल मिलाकर वहाँ जो वोटिंग हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी वहाँ से अच्छा वोट दिया है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक, अगर हम देखेंगे 10, 15, 20 साल से हमारे एरिया में, खासकर बदरो असेंबली हल्के में नेशनल कॉन्फ्रेंस का ग्राफ बड़ा नीचे है। लेकिन इन इंतखाबात में न सिर्फ चंगा की मैं बात करूं, भलेसा की, बल्कि ओवरऑल अगर हम वोटिंग परसेंटेज निकालेंगे डोडा डिस्ट्रिक्ट में, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ग्राफ बहुत बढ़ गया जी। और यही वजह बनी चंगा में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने
वहाँ वोट लिया बीजेपी के, क्योंकि मेंबर असेंबली। नहीं, मेरी इत्तलात ये है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां से वोट ज्यादा ले जाती है तो नदीम शरीफ को खतरा है, बीजेपी बिल्कुल खतरा है, फिर वो उसका फायदा बीजेपी को जाएगा। तो फिर आती है दूसरी सीट आपके भलेसा रिजर्व थी एसटी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। तो यहाँ पे जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे मोहम्मद इकबाल कोहली बीजेपी से थे, चौधरी हाशमदीन हमारे साथी जो हमारे इस प्रोफेशन से जुड़े हैं, रफ़ी चौधरी साहब, उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा। लेकिन वहाँ पे भी एक जो बात हमने देखी कि कहीं भी पोलराइज वोट नहीं हुआ। अलबत्ता वहाँ पे वो हल्का जो था वो पहले से ही मजबूत था, कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, और अभी भी यही कयासा रही है कि कांग्रेस वहाँ आगे है, कि वहाँ कांग्रेस आगे है। अब कहरा की हम बात करें, कहरा बद्रवा और इंदरवाल की 18 पंचायतों पर मुश्तमिल इसको कहरा नाम दिया गया है। तो इस हल्के में कांग्रेस, बीजेपी और आज़ाद उम्मीदवार के दरमियान तकूनी मुकाबला है जी। देखिए वहाँ जो आज़ाद उम्मीदवार है महराज मलिक, उनका थोड़ा सा कैंपेन हमने देखा बड़ा जोर का था, और बहुत से जो है वहाँ के जो सिविल एक्टिविस्ट भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ कुछ ऐसे हालात बने, और इसकी एक वजह ये भी रही क्योंकि कहरा जो है पिंगल और कहरा दो इलाकों पे मुश्तमिल है। तो पिंगल इलाके से महराज मलिक के अलावा और कोई उम्मीदवार नहीं था, तो उसको कहरा से फायदा हुआ, वो भी एक बेनिफिट उसको हुआ क्योंकि कहरा से 6 उम्मीदवार थे। तो उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा ठाठरी में क्या है? ठाठरी में भी बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, और इसके साथ साथ वहाँ पीडीपी में भी इलेक्शन लड़ा। तो वहाँ भी यही कहा जा रहा है कि वहाँ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी के साथ साथ इनकी आपस की लड़ाई का फायदा जो है बीजेपी को ले सकती है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे जो गुपकार अलायंस हुआ तो उस हल्के में जो है इसका कोई अगर गुपकार अलायंस वहाँ एनसी, पीडीपी वगैरह वो टिकते तो शायद शायद फिर ये गेन कर लेते, वरना इसका जो फायदा है वो बिल्कुल बीजेपी। नहीं, मुझे लगता है कि जो आपका जो एरिया इंदरवाल हल्के में आता है, सुरोड़ी साहब जो कि 17-18 साल से वहाँ एमएलए है, उसकी एंटी इनकम्बेंसी का भी एक फैक्टर है। बिल्कुल है, उसकी एंटी इनकम्बेंसी। बिल्कुल। तो ठाठरी के बाद अब मैं फिर चलता हूँ थोड़ा सा कहरा के बाद और ठाठरी के बाद ये है। अब चलते हैं मेरे ख्याल में असगर भाई आपकी तरफ। हमने डिस्कस किया असर और हमने किया काजीगढ़, बताया नहीं बाकी। तो काजीगढ़ का क्या कह रहे थे आपकी आपने कहा था कि अगर काजीगढ़ जो है अगर एनसी ज्यादा वोट लेती है तो वो किंग मेकर का रोल कर सकती है, ऐसे में बीजेपी को फायदा होगा। देखिए जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस काशीगढ़ में बहुत ज्यादा उसका असर रसूख था, मानने वाली बात है। अब जो वो सूरत हाल मुख्तलिफ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जाहिर सी बात है कि तीसरे नंबर पे आने वाली, लेकिन एनसी का कमजोर पड़ना कांग्रेस के हक में जाएगा। ये हुई बात काजीगढ़ की। अगर जी एनसी ने थोड़ा भी अपनी पावर बैक को गेन कर ले, अगर वो ज्यादा वोट लिए होंगे तो कांग्रेस को जो है खतरा है, तो बीजेपी की जीत यकीनी है। असगर भाई आज आपका मैंने आज तबसरा देखा था अखबार में, आपने उसमें भी ये बात लिखी है, बड़े जोर देकर लिखी है कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये किंग मेकर का, ये मेरे ख्याल में आप इसी कंटेस्ट में कहते हैं। बिल्कुल, और ये यहाँ की बात नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां भी उसकी प्रेजेंस है। और अभी इश्ताक भाई ने भी ये बात कही है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ग्राफ डॉन था बदरवा हल्के में, जहां पे आप चीफ मिनिस्टर रहे हो आजाद साहब या दूसरे लोग, वो गुलाम नबी आजाद का जब नाम आता है सियासत में तो फिर वो हाथी के पाँव के नीचे सबके पाँव वाली बात आती है। तो ये इन्होंने कहा कि वहां पे भी तो खैर यह हुई काजीगढ़ की बात। आप कहते हैं कि अगर एनसी ने ज्यादा वोट लिया तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें हैं, और कांग्रेस का डिसीडेंट जो था अब्दुल गनी, चूंकि उसका दो फैक्टर है वहां पे, ये 2 फैक्टर हो सकते हैं। अब चलते हैं हम बागवा में बहुत दिलचस्प बात है। जब काशीगढ़ के बिल्कुल मुख्तलिफ वहां पे सिचुएशन बनकर सामने आई है, वहां अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लिक कर जाती है जी तो कांग्रेस की जीत तय है जी। वो कैसे आप बताएंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कैंडिडेट उठाया है वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी रमबन का बहुत वसी और पहाड़ी इलाका है, राब्ता सड़क कुछ भी नहीं है, बिजली का कोई बंदोबस्त नहीं है, यानी जो भी बुनियादी सहूलियात, मैं आपको ललूर का जिक्र करता हूँ, चलो खैर वो तो काशीगढ़ में है, उसका भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। डीडीसी इंतखाबात में ये जो हमारे सामने मैनिफेस्टो आए इंतखाबी, वो हम मैनिफेस्टो पे हम बाद में
एंड पे बात करेंगे। चलो, पहले हम ये पांच चूंकि लोग जो देख रहे हैं, हाँ। जो मैसेजेस भी आ रहे हाँ। हैं, वो लोग ये जानना चाहते हैं कि किस हलके में पोजीशन क्या है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। क्योंकि लोगों की अभी इस वक्त किसी इशू के साथ इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। लोगों का इंटरेस्ट जो है, सिर्फ लोग ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों का तजिया क्या है, एग्जिट क्या है। सीधी सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कार्ड खेला है वहां पर 5 पंचायतें हैं जो देसा की आती है, जो देसा एक बहुत बड़ा इलाका है। अगर एक बात है, वहां पे बीजेपी में मैंने सुना है कि बागवा वर्सेस, वहां आता हूं मैं, जी। वर्सेस है, लेकिन बागवा की ये जो देसा की 5 पंचायती हैं वो किंग मेकर बनने जा रही है वहां पे। वो कैसे बनने जा रही है, वहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां तो जो बीजेपी के डिसिडेंट कैंडिडेट भी है ना, कुछ जो नाराज लोग हैं। नाराज लोग तो बागवा में आपने वो सरपंची में देख ही लिया, जो डीडीसी चेयरमैन है मौजूदा जोगिंदर सिंह जी, उन्होंने तो घर में सरपंची इलेक्शन हार दिया, और ऐसी जगह पे हारा कि सब परेशान है वहां पे। जो तनवीर अहमद वहां ने उसने 6 वोटों से, जहां पे डॉक्टर जतिंदर सिंह राणा का भी असर है, रिश्तेदारी है, हर घर कोई है। बंदराल वहां पर पढ़ते हैं, उनका ननियाला या आगे कुछ और बाकी लोग हैं, लेकिन देसा वहां पर की रोल अदा करेगा। वो इस वजह से करेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मैंडेट अपना दिया है वो देसा में दिया है, साथ ही साथ पैंथर पार्टी भी वहां लाइन में। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुकाबले में, लेकिन वो भी कहीं डैमेज किसको करेगी, वो बीजेपी को डैमेज करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी को डैमेज करेगी। दूसरा जो है कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो भागवा रेंज में आता है, और जो दूसरा बीजेपी का कैंडिडेट है वो भी भागवा में। अब वहां पर हो रही है देसा भागवा। देसा वाले अपना नुमाइंदा देसा से चाहते हैं, भागवा वाला भागवा से चाहते हैं, और उस आड़ में, इस कश्मकश में जो बीजेपी नेशनल का है, देसा के लोगों का है, वो उनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं। जो वो जहां तक वहां ना पोलराइजेशन हुई, वहां पे तो 50% वोट तनवीर के हक में आ गए, सरपंच जीत गया। वो तो जोगिंदर सिंह के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। तो कांग्रेस का वहां जीतना इस वजह से तय है कि वहां पर ये सिस्टम हुआ है, वहां कांग्रेस अपर हैंड है। फिर चलते हैं घाट की तरफ, जो कि अब्दुल मजीद वानी का आबाई मजीद साहब, अब्दुल मजीद वानी जो कांग्रेस के बहुत बड़े इस वक्त डिसीजन मेकर रहे हैं डीडीसी इंतखाबात में। खासकर कुछ नाराजगियां भी रही है लोगों की, लेकिन ओवरऑल जो इन्होंने इस वक्त ग्राउंड वर्क किया है उसमें असर दिखता है। जो हालात थे एंटी इनकम्बेंसी से, उसको उससे फायदा बिल्कुल फायदा उठाया। और घाट में जो दाली उद्यानपुर की जो सरपंच की नशिस्त 12 वोटों से उन्होंने जीत ली है। दूसरी बात, जो जहां घाट का उम्मीदवार है डीडीसी कांग्रेस का, वहां उन्होंने घर में जीत हासिल की है। और इस बात का वाज़ेह इशारा है इस तरफ, बिल्कुल ये जो भी एग्जिट पोल हमने देखे, जो पता नहीं कौन सा जरा है, लेकिन कांग्रेस को अगर कहीं से कोई जीत पक्की है तो मैं घाट से नहीं। मैं कहता हूँ घाट कांथी चौंथी में बीजेपी जो है उनने खाली वोटर को इंटैक्ट रखने के लिए जो है कैंडिडेट उठाया, लेकिन कहीं वो कांग्रेस को नुकसान कर सकती है अगर एनसी ज्यादा वोट ले जाते हैं। यहां तक सवाल ये रहा कि जो दर्जाबंदी ये हुई ना, हदबंदी कॉन्स्टिट्यूंसीज की, वो बिल्कुल अलग है। गुंदना को आपने घाट के साथ डाला है, गुंदना अलग है, तो उस वजह से जो वोट बैंक रहा है कांग्रेस का किसी जमाने में, जब मजीद वानी जीत कर आए हैं, तो वो भारत रहा है ज्यादातर। तो उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी जरूर इसमें वो है, लेकिन जहां तक ओवरऑल सिचुएशन है, जहां हमने ग्राउंड पढ़ा है, आप ये समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कैंडिडेट भी थोड़ा वीक था, उतना लोगों के साथ इंटैक्ट नहीं था एक एज कंपेयर टू कांग्रेस कैंडिडेट। मींस वहां से जो फीमेल है, दोनों घरेलू, नाज़रीन घाट से जो है ये रिजर्व सीट है फीमेल के लिए, लेकिन वो दोनों घरेलू खवातीन है। तो जहां जहां भी ये घरेलू खवातीन चाहे सरपंची में आई, पेंची में आई या डीडीसी उसमें आई, तो वहां पे ज्यादा उनके घर का एड्रेस या पार्टी का एड्रेस चलता है। मुझे लगता है कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उनके जो वह है वो थोड़ा ज्यादा जुड़े हैं। और घाट में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोग थे वो भी शायद उतना मुतमईन नहीं थे कैंडिडेट। मैं आपको एक बात यहाँ पर और बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की जो डोडा में इस वक्त एग्जिस्टेंस है और जो उसके वर्कर हैं, जो बेशतर उनका ताल्लुक इसी एरिया से है जी। आपका भारत हुआ, आपका बबोर हुआ, आपका गुंदना हुआ, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। चलिए घाट, उसके बाद हमने गुन्ना और मरमत अभी डिस्कस करना है बाला, लेकिन मैं फिर इश्तियाक के पास चलूंगा। इश्तियाक, आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपके गुंदों के हमने तीनों डिस्कस की और फिर हमने ठाठरी का डिस्कस किया। अब भद्रवा ईस्ट है, भद्रवा मशरकी, वहां से जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के जिन्होंने गुलाम नबी आजाद के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, कौशल, तो और लेकिन वहां पे बीजेपी का एक डिसिडेंट कैंडिडेट है सनी शर्मा,
और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी है सजाद मीर। कांग्रेस तो वहां बहुत पीछे है मेरे ख्याल में। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जो अभी तक जो वहाँ से कयास आराइयाँ की जा रही है कि वहाँ पे बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान कांटे की टक्कर है। और यूँ कहा जा रहा है कि जैसे आपने कहा कि जो डिसेंट कैंडिडेट है बीजेपी का सनी सिंह, वो किंग मेकर बन रहा है, वो किंग मेकर बन रहा है और कहीं न कहीं वो बीजेपी को नुकसान कर रहा है और उसका फायदा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को हो रहा है। और वहाँ से यही कहा जा रहा है कि वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा भारी रहेगा। अब इसका इंतजार कल खत्म होगा। लेकिन ये जो सनी शर्मा है बीजेपी के डिसिडेंट कैंडिडेट, अगर बीजेपी के कौशल वहां से हारते हैं तो वजह सुनी बन सकती है। तो भद्रवाह वेस्ट में, भद्रवाह में भी कांग्रेस, बीजेपी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कांग्रेस के बागी कैंडिडेट हैं शबीर खान साहब, क्योंकि कांग्रेस के देरीना कारकुन रहे हैं जी। और फिर मैंडेट न मिलने की वजह से उन्होंने एज इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा। और ये कहा जा रहा है कि वो भी मतलब तकोनी मुकाबला है, कांग्रेस, बीजेपी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तकोनी मुकाबला है। लेकिन ज्यादा पलड़ा मेरी इत्तलात के मुताबिक थोड़ा बीजेपी की तरफ, बीजेपी वहां आगे है। बिल्कुल बीजेपी, क्योंकि वहां कांग्रेस और इंडिपेंडेंट जो है एक दूसरे का वो शबीर खान को उनने मैंडेट क्यों नहीं दिया? हालांकि शबीर खान बड़ा पुराना कारकुन है इसका जैसे असगर भाई ने भी कहा। ये तो ओवरऑल अगर हम डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कांग्रेस ने मैंडेट देने में कहीं न कहीं लहतोलाल से काम लिया। अब कास्तीगढ़ की हम बात करें, वहाँ ब्लॉक प्रेसिडेंट मुस्तीफी हुए, ये जनरल सेक्रेटरी थे शबीर खान साहब। इसी तरह हमारे भलेसा में एक दो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बिलखुसूस काहरा में जो हमारे एक जनरल सेक्रेटरी थे। और काहरा में मैंने सुना कि वहाँ कांग्रेस के खिलाफ नहीं बल्कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उसके खिलाफ वोटिंग। बिल्कुल वहाँ जो मैंडेट दिया था गुलाम नबी आजाद साहब। और मेरी इत्तलात ये भी है कि जो पोलिंग हुई उसके बाद गुलाम मोहम्मद सुरूरी ने भी कहीं निजी मजालिस में इस बात का एतराफ किया कि हमसे गलती हुई। हाँ बिल्कुल, वो तो वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। और वहाँ पे मैंडेट जो दिया था वहाँ पहले एक कैंडिडेट को दिया गया था, उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी उसका सपोर्ट रहा था। लेकिन फिर सुरूरी साहब ने उसको मैंडेट को कहा कि भाई ये मुझे ये कबूल नहीं है। फिर उसने वो मैंडेट अभी भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पास पड़ा है, जो हमारे सोर्सेज कहते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो कांग्रेस के हैं। फिर सुरूरी साहब ने दूसरा मैंडेट लाया और रातों रात जो है कैंडिडेट को चेंज किया गया। फिर जाकर लोगों ने जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जैसे आपने कहा महराज मलिक, उसका क्योंकि कोई उतना पॉलिटिकल कैरियर भी नहीं या ऐसी फैमिली से, लेकिन मेहनत बड़ी की उसने। फिर लोगों ने कहा कि भाई यहाँ मैंडेट पे भी जब रिजनमेंट हुई लोगों में, तो लोगों ने फिर कहा कि भाई चलो जी हम इट मींस कि भद्रवाह वेस्ट में ज्यादा चांसेस भारतीय जनता पार्टी के हैं। बिल्कुल सीधा नजर आती बात है, भारतीय जनता पार्टी। तो उसके बाद भद्रवाह वेस्ट के बाद हम चलते हैं बाला की जो सीट है वो नाजरीन, भद्रवाह बाला की जो सीट है ये शिवा तक इलाका आता है, इसमें त्रोन वगैरह। ये सीट मखसूस है खवातीन के लिए, फीमेल के लिए, बट विद शेड्यूल कास्ट कैटेगरी। यहाँ पे ये खातून होनी चाहिए लेकिन वो भी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए होनी चाहिए। तो यहाँ कांग्रेस की जो है ललिता देवी है, बड़ा मशहूर नाम है ललिता देवी का, उनके मैंडेट को लेकर भी काफी। तो असगर क्या कहना चाहेंगे आप? ललिता देवी तो खैर एक चेहरा रही है, पीछे बीडीसी इंतखाबात उन्होंने लड़े, सरपंची के इंतखाबात भी लड़े। लेकिन असगर वो घरेलू खातून नहीं है उतनी, वो वोकल भी वोकल, इसमें कोई शक नहीं, वोकल है। लेकिन सरपंच भी रही हो। हाँ, सरपंच है अभी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाला में ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, यहाँ पर मुस्लिम एरिया भी बहुत ज्यादा पड़ता है। उस मुस्लिम एरिया में बीजेपी ने बड़े बड़े मुस्लिम जो कौमी सतह के, रियासती सतह के रहनुमा, उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा रैलियां करवाई हैं। ठीक। तो मुझे लग रहा है कि भाला कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां नेक टू नेक मुकाबला इस वक्त बीजेपी का और कांग्रेस का चल रहा है, और साथ में एनसी भी खड़ी हुई इनके। नहीं, एनसी खड़ी है लेकिन एनसी अगर ज्यादा से ज्यादा तो किंग मेकर ही बन सकती है। मैंने कहा ना, एनसी वो कोई ऐसी नशिस्त खाली नहीं है, कुछ चांद नशस्तों को छोड़ के, जहां पर ये किंग मेकर का काम नहीं कर रही है। हाँ, मानते हैं कि इमोशनल इस वक्त बहुत सारे जो, अगर बाला में कांग्रेस हारती है तो उसकी वजह नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, ये वजह। लेकिन एक बार मुझे कहिए कि जो मेरी इत्तलात हैं, जो कांग्रेस के जो लोग ललिता देवी के हक में नहीं थे, जिनमें एक वहां के यूथ लीडर जावेद हैं, वो लोन साहब हैं, और एक और सरपंच है, सरपंच या शेडो सरपंच सदीक वगैरह, मैंने बहुत से लोगों से देखा, जो मुलाकात हुई या इंफॉर्मेशन आई,
तो उनने ये कहा कि हमारी लड़ाई जो है खाली मैंडेट तक थी। जब मैंडेट का अनाउंस हो गया तो उन सब ने एकजुट होकर काम करना शुरू किया। तब वहां पे देखिए, नेशनल कांग्रेस की बात कर रहे हैं बाला में, तो बहुत सारी जो इन मैंडेट का जब चक्कर चल रहा था तो हर तरफ से दबाव था। जो देरीना वर्कर थे उन्होंने भी डिमांड की कि हम इस बार ये हमारा हक बनता है, लेकिन जो आला क़यादत थी उन्होंने ये सोच समझकर फैसले लिए हैं कि कहाँ कौन सा कार्ड चलना। अब हम इमोशनल जो वोटर हैं, वो चाहे किसी भी जमात का हो, नेशनल का हो, कांग्रेस को, बीजेपी का हो, उसकी कदर करते हैं, लेकिन ये इंतखाबात इमोशन से नहीं जीते जा सकते हैं। हम मानते हैं कि कोई भी किसी पार्टी के साथ इमोशनली जुड़ा हुआ होगा, लेकिन जब सूरत हाल वैसी आपके सामने पैदा हो जाती है तो फिर आपको डिसीजन मेकर बनना चाहिए। आपका डिसीजन आपकी जीत तय कर सकता है। और आप ये आपका तजिया ये है कि कांग्रेस ने जो वहां मैंडेट ललिता देवी को दिया वो दुरुस्त फैसला था, क्योंकि वहां पर ग्रुप हो गए। रीग्रुप होना बड़ा मुश्किल होता है। भद्रवाह में देखा आपने, पार्टी छोड़ के चला गए। काशीगढ़ में देखा आपने, ब्लॉक प्रेसिडेंट छोड़ के चला गया। यहाँ पर गुंदो बलेसा में तो नदीम शरीफ, एक जो मरहूम मोहम्मद नियाज शरीफ के फर्जंद थे, उनके मुखालिफ में अपने ही लोग खड़े हो गए। मुझे लगता है इश्ताक उसको हमदर्दी का भी वोट गया। हाँ बिल्कुल, हमदर्दी का भी वो वोट और वो चेहरा है कांग्रेस के आने वाले जो डीडीसी चेयरमैन, मुझे लग रहा है कांग्रेस की तरफ से चेहरा तो वही है। तो नाजरीन, ये थी, हमने 12 हलकों का डिस्कशन किया, हमने असर का डिस्कस किया, बार बार यहाँ पर फेसबुक पे बताया जा रहा है कि आप गुंदना और मरमत, क्योंकि ये हार्ट सीट है और चिल्लाई कला की सर्दी शुरू हुई है, लेकिन सियासी गर्मी उरूज पर है। और मुझे मालूम है कि जो देखने वाले हैं वो गुन्ना और मरमत पे बड़ा वो बेताब है जानने के लिए। तो मेरे ख्याल में शुरू हम करेंगे पहले, ये बोलना भी हमारे लिए नहीं वो है, लेकिन अब मरमत से हम शुरू करते हैं। मरमत से उम्मीदवार हैं डोडा के साबिक एमएलए और साबिक वजीर रहे मुफ्ती महबूब मुफ्ती की गवर्नमेंट में शक्तिराज परिहार, वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के रियासत के। और उनके मुकाबले में है कांग्रेस। यहाँ पे कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सीट एडजस्टमेंट किया था। मैं नाजरीन यहाँ आपको बताता चलूं, यहाँ बहुत से लोग कहते हैं गुपकार अलायंस वगैरह, कांग्रेस जो है गुपकार अलायंस का हिस्सा नहीं है। ये वाज़ा और डोडा की जिन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे कांग्रेस और एनसी ने सीट एडजस्टमेंट की, वो अब इसकी कुछ कहानी तो हम बोल सकते हैं, लेकिन हर बात जो है मीडिया में आके नहीं कर, कुछ बातें जो है बतौर अमानत हमारे पास होती है, हम उनको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें उन पार्टी से ज्यादा लोगों का वो था। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से दोनों जो पार्टीज हैं इनकी टांगें कांप रही थी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो असगर, आप मरमत से शुरू करें। देखो, जो मरमत जो है न सिर्फ शक्तिराज परिहार वहां से उम्मीदवार हैं भाजपा के, बल्कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गुज़श्ता 7 वर्षों से जो वजीर हैं, उधमपुर डोडा पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो मेंबर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा, तो उनका भी वो आबाई घर है जी। देखिए, मरमत से जब हम चलते हैं खलेनी से तो गोवा मरमत रोड हमारे सामने आ जाती है। वो एक बहुत फैक्टर बनने वाला है और ये तय है कि गोवा मरमत बीजेपी को ले डूबेगी। ठीक, ये इसमें कोई, जिस तरह भारत रोड जिस तरह से एक मजीद वानी को कास्ट कर गई थी, तो वैसे ही गोवा मरमत रोड इस वाले इलेक्शन में, डीडीसी इलेक्शन में, खासकर जब एक ही गांव की, एक ही मोहल्ले की 16 जाने एक ही दिन में तलब हुई थी। ये जो खलेनी के साथ वाला मलोरी का इलाका एक्सीडेंट हुआ था, तो उस वक्त लोगों में बहुत ज्यादा गम गुस्सा था। और हमल उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह का आबाई गांव, वहां भी लोग, पिछले साल हमने देखा कि पूरे लोग घर से निकल कर आ गए थे। उनकी फ्रंट है, उन्हें बोला कि हमें पानी नहीं है, पीछे से बंद था। ऐसे ऐसे करके जब हम गोवा पहुंच जाते हैं पीछे, तब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने यहाँ तक जो हमारे तक बात पहुंची कि लोगों ने दबाव बनाया कि क्यों ना इस बार आप एक साथ मिल लें। और ये भी बताया जा रहा था कि ये जो मिलन हुआ है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का हुआ, जैसे रियासत जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी का मिलन हुआ था, ऐसे डोडा में एनसी और कांग्रेस बिल्कुल दो है। और ऐसा होने की सूरत में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया। शक्तिराज परिहार जो कि अभी तक 7 सालों का उनका जो खुद का, मैं उनके वर्कर्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन उनका जो रवैया रहा है वहां के दरमियान में मकबूलियत, उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं छोड़ा है, मुतनाज़ा बयान नहीं जिस वजह से वो फंस सकते थे, तनकीद का निशाना बनते, या कोई पोलराइजेशन में उनका वो बयान काम आता। लेकिन
वजह जब ये ग्रुप होगी दोनों जमातें तो फिर बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी भी होता है फिर। एंटी इनकम्बेंसी मरम्मत में ज्यादा है। वो जो टनल चला है ना एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी, कभी रूट तो कभी मरम्मत, वो भी एक फैक्टर बन रहा है उसमें। लेकिन कांग्रेस को थोड़ा जैसा वहां पर परेशानी करतार सिंह ने खड़ी की। करतार सिंह वो वर्कर हैं जो अब्दुल मजीद वानी के पॉलिटिकल वर्कर 2002 के साथी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनके जाने से तो वो जो पैदा हुई थी, लेकिन डोगरा का उन्होंने जो संभाल लिया, डोगरा संगठन, तो उस वजह से वो जो फिर जो हवा मिलनी थी उनको नहीं मिली। हो सकता तो इंडिपेंडेंट में ज्यादा कुछ काम कर जाते, लेकिन वो भी बीजेपी के लिए दर्द सर बन जाएंगे। और उसके अलावा कोई सीपीआईएम भी वहां पर खड़ी है। खैर उसका क्या वो रहेगा, वजूद कितना है, लेकिन मरम्मत से मुझे लग रहा है नतीजा कांग्रेस के हक में कांग्रेस के हक में। एग्जिट पोल जो कल क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन ये हम कोई असगर उधर मैंने ये देखा कि बीजेपी के जो जहां से वोटर्स थे पिछले इलेक्शंस में, चाहे पंचायती इलेक्शन थे या असेंबली इलेक्शन थे, ये कलोता है, हम्बल है, खिलेनी, बाटरू वगैरह का जो एरिया है, वहां वोटिंग कम हुई है बहुत ज्यादा। ये भी एक रहा है कि पहले जो था पोलिंग कम रही, सर्दी भी रही, लेकिन जहां जहां सरपंच की नशिस्तें खाली थी वहां पोलिंग 80, 84, 90। और एक दिलचस्प बात यह भी है ना, जो बीडीसी खलैनी है वो पंच थे, तो वो खुद की सीट वहां पर हार गए हैं। जो उनका वो कैंडिडेट था, सुनने में आया कि वो मुखालिफ जमात का जीत गया है। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। जबकि जो अपर रीचेस है, मंगोता वगैरह, लबड़ प्रबल में वहां पोलिंग ज्यादा हुई, वहां पोलिंग बहुत ज्यादा हुई है। और इससे जो वैसे और थोड़ा सा अब की बार असगर एक चीज मैंने देखी कि जो बीजेपी के मुखालिफ जो थे कांग्रेस में, कांग्रेस को मैं कांग्रेस भी उतना नहीं मानता हूं अलामतन, कांग्रेस के जो वोटर थे उनमें जोश ज्यादा था बीजेपी के मुकाबले में। जाहिर सी बात है, उसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी का मानते हैं, वोट साइलेंट है और शक्ति राज प्रयाग और ये जो सीट एडजस्टमेंट हुई इससे लोगों का हौसला और जो रैली का भी अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर लहर बनानी पड़ती, सीधी सी बात है। 2014 में जो लहर बनी, यहाँ पे कौन कौन नहीं जीत गया। रमन में कौन जीता, किश्तवाड़ में कौन जीता, भद्रवा में कौन जीता, जो अब डीडीसी में उनकी क्या हालत हो रही है। जो अपनी काबिलियत से जीता तो अभी भी वो वहां पे खड़ा हुआ। जैसे किश्तवाड़ में सजाद किचलू की प्रेजेंस देख रहे हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां जबरदस्त अपने उसमें ताकत से खड़ी हुई है। उसके मुकाबले में रमन में बीजेपी का क्या हाल है। डोडा में इस वक्त बीजेपी का बता रहे हैं, और वो लीडरशिप की वजह से भी है। रमन में बीजेपी का उतना दबाव जोर नहीं है, लेकिन जो ओवरऑल एंटी इनकम, इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मतलब आप कहते हैं कि मरम्मत जो है ये कांग्रेस वहां से उसको एज है। एज बिल्कुल, तमाम हम ये दावा नहीं कर सकते जीते, मगर एज जरूर है। तो उसके बाद अब सीट आती है गुन्ना की सीट जो है नाजरीन, ये तनाज़ात का शिकार इस वजह से रही कि गुन्ना हल्का जो कांथी चौंथी है, गुन्ना जो मेन गुन्ना है वो उससे बाहर है। और बड़ी इतलात है उसके बारे में भी, ये सीट क्यों डिजाइन की गई थी वगैरह वगैरह। लेकिन फिर जब एडवोकेट आसिम हाशमी वहां से मैदान में उतरे तो कहानी बदल गई। कांग्रेस के हक में वहां सूरत हाल नहीं थी, ये मुझे पता है। अदरवाइज कांग्रेस उस निशिस्त को नहीं छोड़ती, क्योंकि जब पहले बीडीसी के एक बार इलेक्शन होने जा रहे थे इसके ब्लॉक चेयरमैन के, तो तब जो है वहां पे एक अहम पॉलिटिकल वर्कर है संजय, तो वो दावेदार थे, उनको नहीं दिया गया था, उसकी जगह और किसी को दिया गया, तो वो वहां से मुखालिफ होके बीजेपी के कैंप में चले गए। तो 2014 में जो बीजेपी की लहर बनी उस एरिया में, उसके जो है वही थे मैन, और 2002 में भी वही थे अब्दुल मजीद वानी के साथ। तो अब की बार भी मेरी इतलात यह है कि उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों जगह पे वो आए थे, इसका मतलब वो नाराज चल रहे थे उसके शक्ति राज परिहार। हम मजीद इससे आगे बढ़े तो कारा की बार बार ये लिख रहे हैं, जो हमारे व्यूअर से बता रहे हैं कारा से क्या सूरत हाल है। तो कारा को पहले हम कारा से हमारे जनाब इश्ताक मलिक साहब यहाँ बैठे हैं, ये इनका आबाई हल्का है, तो थोड़ा सा आप जवाब दीजिए। जी नाजरीन, हम पहले भी बता चुके हैं और फिर भी बताएंगे कि कारा हल्का की जहाँ तक बात है, वहाँ कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला इंडिपेंडेंट कैंडिडेट महराज मलिक के साथ है। और अगर यूं कहा जाए कि तकूनी मुकाबला है, 100, 200, 500 का डिफरेंस रहेगा कौन जीतता है। लेकिन महराज मलिक, बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान ट्रायंगल सीरीज चल रही है। तो जी अगर हम बात कर रहे थे गुन्ना की,
देखो, ये मैं पहली कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस कैडर ने दिन रात मेहनत की है, और तमाम जो यहाँ खालिद नजीब सरवर्दी से लेके जो भी इनके ब्लॉक लेवल के थे, जिला सतह के लीडर थे, उन्हें बड़ी मेहनत की है। और ये पहला ग्रुप ऐसा देखा जहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग एक गाड़ी में बैठ के गुंदना में तकरीरें कर रहे हैं, दूसरे लोगों ने भी की। और उसके अलावा जो इंटरनल सपोर्ट रहा बाकी लोगों का, मतलब मैंने भागवा के लोग देखे, हाँ हाँ, भागवा का कोई रिलेटिव है वहां पे, वो आसिम के हक में कंपेन कर रहा है, बलेज से है, कोई भद्रवा से है, कश्तवाड़ से है, भरत से, बड़े देखे मैंने ऐसे। कुछ सिविल एक्टिविस्ट भी देखे हमने। हाँ, बिल्कुल नहीं, एडवोकेट आसिम हाशमी का जो जहां तक ताल्लुक है वो तो एग्रेसिव लीडर है, एग्रेसिव में उनको एक्टिविस्ट हैं। उसके बाद जब डोडा में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चली, जो हमारे अकरमाबाद में पहले एक, या उससे पहले बिजली का मामला, ट्रैफिक तो बड़े जब भी मामला, ये सिविल सोसाइटी में तो यही होते थे, ये फ्रंट फुट पे रहे हैं ये इन्होंने हमेशा। और इन्होंने जो इन्होंने वो की है लोगों के लिए, एक मज़ामती लीडर मैं मानता हूं, इनका जो नजरिया बहुत सख्त है और ये अवाम के लिए काम करना चाहते हैं। इन्होंने, जब हमने इनसे इंटरव्यू भी किया था, वो जब उन्होंने हमारे से ये बात बोली कि गुंदना एरिया है क्या, बोलता मैं कैसे डिफाइन करूं गुंदना को, बोलता मैं ऐसे रास्ते से चला जहां चलना मेरे लिए ना मुश्किल हो रहा था, कि ऐसे दुश्वार गुजार रास्ते थे जहां से जो कोई गिर जाए तो उसको दूसरे दिन वहां से उठा के लेके। गुन्ना में मगर शक्ति की पोजीशन अच्छी थी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आसिम के बजाय और कोई कैंडिडेट होता तो एक तरफा मुकाबला होता। देखो, शक्ति प्रयार का रास्ता बिल्कुल गुंदना में साफ था। जो ही एडवोकेट सईद आसिम हाशमी कूद पड़े वहां पे, तो उसके बाद सबसे दिलचस्प कॉन्स्टिट्यूंसी गुंदना में रही है। और कोई भी ऐसा एग्जिट पोल, कोई भी ऐसा सियासी तजिया नगार या जिन्होंने बहुत सारे ये कवर किए इलेक्शन, वो ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि फलां जीत रहा है और फलां जीत रहा है। और ये हर कोई यही बोल रहा कि 60-70 का फर्क है। नहीं, यहाँ पे मेरी इतलात जो है, यहाँ भी वो जो मरम्मत का जो है वो चीज यहाँ भी चल गई कि जो बीजेपी का जो वोट वो है, जो एरिया था जहां से उनको वोट आते थे, वो जो है वहां पे वोटिंग कम हुई है, वहां वोटिंग कम, पोलिंग कम हुई, कम परसेंटेज में हुई। आपको भी है ऐसी इंफॉर्मेशन? नहीं, कुछ तो हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो, और फिर जो आसिम हाशमी के जो सपोर्टर हैं उनका ये मानना है कि हमको साइलेंट वोट बड़ा आएगा। ये दोनों पार्टियों ने, बीजेपी भी सेम यही तवक्का कर रही है कि हमें साइलेंट वोट। नहीं, एक बात है, मगर अगर एंटी इनकम्बेंसी जो है वो हुक्मरान तबके को होती है ना, वो सही बात है। और फिर शक्ति परिहार का 2 हलकों से इलेक्शन लड़ना भी थोड़ा सा उनके वो देखिए। अब जो वहां लोकल उम्मीदवार था, चाहे मरमत में या गुन्ना में, अब जो वहां लोकल उम्मीदवार था भाई 20 साल 30 साल 40 साल से पार्टी में है, ये सोच के कि अब मुझे मौका आया है, मैं बनूंगा ब्लॉक डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर, तो उसको तो थोड़ी नाराजगी होगी अंदर से। नहीं, वो मरम्मत में ज्यादा चला है। मरम्मत में कांग्रेस ने कोई मौका नहीं छोड़ा है लोकल नॉन लोकल को। उन्होंने बहुत बड़े बड़े जलसों में 4 बार 5 बार उन्होंने जलसे किए कि ये हमारा, आप लोकल नॉन लोकल को देख लीजिए, शक्ति परिहार के मुकाबले में मुश्ताक अहमद कहीं ठहरते नहीं थे, लेकिन जो लोकल नॉन लोकल का इशू चला वो तो अपर हैंड होगी। गुंदना में एक बात जो दूसरी बन के आ रही इस वक्त, गुंदना में कुछ भी हो सकता है। नहीं, अब गुन्ना में यार एक बात है, अब चूंकि एडवोकेट आसिम हाशमी के जो वालिद साहब है एडवोकेट सईद मोहम्मद हनीफ हाशमी साहब, तो चूंकि वो भी एक बड़े देरीना सियासी कारकुन हैं और बड़े टेक्निकली सोन है काम करने में, कराने में, तो उनका भी असर रहा। जाहिर सी बात है, जब हमने उनको देखा ग्राउंड में काम करते वक्त, तो एक जो पुराना होता है ना फ्रेंडशिप सर्कल, और जब आप उसी इलाके से हों तो फिर वो इस वक्त तो काम नहीं आएगा तो फिर कब आएगा, वो फैक्टर चला है। दूसरी बात ये कि बहुत सारे जो समाजी कारकुन थे वो उनकी हमायत में खड़े थे और उनने तो अपनी तरफ से काम पता है, ये जो बीजेपी का एक तो एंटी इनकम्बेंसी जर्नल होता है, वो जो भी जैसे सुरोड़ी साहब का, हालांकि कांग्रेस गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन वो वहां का एमएलए है तो एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन मतलब मेरी जो इंफॉर्मेशन है, इश्ताक साहब आप इस बात से इत्तेफाक करते या नहीं कि ये जो बीजेपी का जो लोकल वो जो मंडल प्रधान वगैरह होता है या पंचायत का खड़पेंच वगैरह, बहुत सी जगह पे जो इंफॉर्मेशन आई कि उनका जो बिहेव है वो ठीक नहीं रहा। गुंदना में इंतखाबात से चंद घंटे कबल जो वेद प्रकाश गुप्ता के साथ वो हादसा पेश आया, वहां से भी एक हवा बनी। और ये इलेक्शन है तो यहाँ हवा ज्यादा काम करती है, यहाँ अफवाह फैला दो फलां तरफ। जैसे काशीगढ़ में ये हुआ था कि आखिरी रोज पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पर यह दावा किया जा रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दावा किया अलबत्ता कि बीजेपी के साथ कांग्रेस मिल गई है, तो
जमीनी सतह पर वैसा होता नहीं, लेकिन हवा बनाने के, और उस हवा में कोई शराब की पेटियां भी पकड़ी गई, पता नहीं किस जमात की थी, पैसे भी दिखाए नहीं, शराब तो यहाँ हर इलेक्शन में चलते हैं। नहीं, जो मुझे 77 का इलेक्शन याद है, तब से अब मैं सुन रहा हूँ, और मखसूस एरिया है जहाँ शराब वो तो चलती है पैसा, लेकिन वो तो उस पर उतना इम्पेक्ट नहीं होता है। लेकिन गुंदना वाइड एक ऐसी सीट है जिसपे मैं ज्यादा तबसरा इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि ये एक हॉट सीट भी है। अगर आपको 1% ज्यादा देना होगा तो किसको देते हैं आप? मैं इस पे ज्यादा नहीं कर सकता। इश्ताक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे गुन्ना पर? वहाँ 50-50 है। वहाँ बीजेपी का बेशक वहाँ वोटिंग परसेंटेज अगर हम कहेंगे ओवरऑल डोडा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा टॉप पे गुन्ना रहा, लेकिन ये कहना कबलस वक्त होगा, गलत, और ये भी कहना वोट किस तरफ गया। नहीं, आप मुझे बताएं, ये जो एमएलए डोडा थे साबका शक्तिराज परिहार, जो वहां के उम्मीदवार हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे लग रही है आपको? कॉन्फिडेंट थोड़े बहुत हैं, लेकिन जो इतना कॉन्फिडेंट, जो हमारे एक प्रेस के एक साथी थे, उनने कहा कि यार मैंने पहली बार देखा उनको थोड़ा सा वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जो नॉर्मली उनने आज तक नहीं की, जिसका आपने भी जिक्र किया। शक्ति परिहार को बाकी सीटों से भी थोड़ी, अगर वो खुद को जीत भी जाते हैं कल को, तो बाकी उनके पास उतना वो मेजोरिटी नहीं रहेगी कि वो खुद को चेयरमैन की सीट पर कल बिठाएंगे, इस वजह से वो ज्यादा परेशान है। उस वक्त तो एक बात बोलो, इस वक्त तो उनकी प्रायोरिटी मुझे लगता है चेयरमैनशिप नहीं होगी, उनकी प्रायोरिटी ये होगी कि एक सीट में जीत जाऊं। ये वाहिद जम्मू कश्मीर के ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अपना कैरियर दांव पे लगाया है, बहुत बड़ी बात है। और ये इसलिए लगाया था कि इन्होंने कुछ लोगों में इनका जो था ना, वो एतमाद था लोगों का इनके ऊपर कि नहीं ये लीडर है, इन्होंने रिप्रेजेंट किया, और जाहिर सी बात है ये लोगों के काम करते भी रहे, डोडा में भी जब रहे, इन्होंने पार्टी को नहीं देखा। यही वजह, यही भरोसा इनको इनके लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाला है। और ये इन्होंने तो उम्मीद रखी कि ये दोनों सीटें जीत रहे हैं, लेकिन कुछ तो है। अच्छा इश्ताक साहब, ये था नाजरीन, अभी गुन्ना पे जो है ना इश्तियाक मलिक अपने पत्ते खोलना चाहते हैं, ना मोहम्मद असगर भट्ट अपने पत्ते खोलना चाहते हैं। ये बड़ी हार्ड सीट है, बड़ा टफ मुकाबला है। हम थोड़ा लास्ट पे बताते चलेंगे, लेकिन बड़े लोग बता रहे हैं क्या कास्तीगढ़ से लोगों के, जी कास्तीगढ़ से बड़ा लोगों का वो आ रहा है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को कैसे बाहर रख सकते हो। मैं खुद वहां का वोटर हूं, ये इसका कतई मतलब नहीं होता कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को जानबूझ के 3rd नंबर पे रख रहा हूं। हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस कल को जीत जाएगी, और ये मेरा जो तजिया है, जो मैंने यहाँ गलत भी हो सकता है। इसमें मैं टोटली ना आप मेरे ऊपर इत्तेफाक कर सकते हो ना मैं आपके ऊपर, क्योंकि कास्तीगढ़ में किंग मेकर मैंने पहले भी कहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस रहेगी, अब भी कह रहा हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहां दबदबा था, इंतखाबात तक दबदबा था, लेकिन जो वोट पड़े, वो जो एक हवा खाली थी बीजेपी का, जिस साइड जोर है उस साइड एनसी का भी जोर है। तो जो एक एरिया उन्होंने छोड़ दिया था चमनलाल भगत ने, मुख्तसर, मैं उसका वो पिटारा खोलना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि जितना महदूद रहे हमारे जो व्यूअर्स हैं उतना ठीक है। चमनलाल भगत ने वो काम नहीं किया जो उसको करना चाहिए था, नहीं तो कास्तीगढ़ वो कोई मतलब ही नहीं था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से वो सीट छीन सकता था कोई, और वो कास्तीगढ़ में तय है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस डिसाइडर, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो किंग मेकर है। जी इश्तियाक जी, बस अब हम इसको फाइनल करेंगे। एक बार मैं फिर से थोड़ा आप बता दें, बार मैसेज, जहां तक चंगा की बात है नाजरीन, चंगा में हमने पहले ही बोला, वहां कांग्रेस बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान तकूनी मुकाबला है। बलेसा में कांग्रेस 1 नंबर पे है, और चंगा में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा वोट लेती है तो वहाँ चांसेस भी हैं जीतने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जो एज पर सोर्स हैं कि वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के चांसेस हैं जीतने के। अगर नहीं भी, अगर वो वोट ज्यादा काटता है, 3000 पला जाता है, वो सीधा सीधा कांग्रेस को नुकसान है और उसका फायदा बीजेपी को हो सकती है। बलेसा में जो है कांग्रेस 1 नंबर पे है। कहरा की जहां तक बात है, कहरा में ट्रायंगल सीरीज चल रही है, महराज मलिक कांग्रेस कैंडिडेट और बीजेपी के दरमियान। ठाठरी में बीजेपी एनसी और कांग्रेस के दरमियान तकूनी मुकाबला है। चिराला में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान तकूनी मुकाबला है। बदरुआ ईस्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के दरमियान, बीजेपी के डिसिडेंट कैंडिडेट, हाँ। और बदरुआ वेस्ट में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान, वेस्ट कांग्रेस बीजेपी और इंडिपेंडेंट, वहां भी ट्रायंगल। जी। बहला में कांग्रेस और बीजेपी, गुन्ना में एनसी और बीजेपी, मरमत में गुन्ना और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस सॉरी। तो असर में एनसी कांग्रेस अपर हैंड एनसी को इधर यहाँ पर है, लेकिन वहां पे अगर डैमेज इसको कोई करेगा वो कांग्रेस। लेकिन नाजरीन आपको हम ये बताते चले, ऐसी बात भी नहीं, हमारे ये जो
गलत एग्जिट हो पोल सकते है, ये हैं। गलत भी हो सकते हैं। यहाँ बिहार हमने के ना देख किसी लीजिए को आप। ज्यादा दिखाया ना कम दिखाया, बाकी नहीं, ये हमने तो तजिया फैसले किया। ऊपर से होते हैं और फिर लोग आपने हम वोट अपनी दिया समझ के है, मुताबिक इसका कर जो है सकते हल। तो नाज़रीन जो है ना, ये अब ये एक मिनट, ये हमने जो है ये जो तजिया किया है, ये तजिया है। हम कोई final- इंसान है, कोई फाइनल नहीं है, और हम वोट टू वोट भी नहीं चले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एग्जिट पोल नहीं है, ये तजिया है, सूरत हाल है। अब डोडा का आदमी बलेस के बारे में वाकफियत नहीं रखता है, चंगा के आदमी जो है वो असर की वाकफियत नहीं रख सकता है, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए ये है। तो बाकी अब मेरे ख्याल में 24 घंटे नहीं रहे हैं। तो जी असगर भाई, देखिए आप आखिरी जब आई ना, ये तो 14 कॉन्स्टिट्यूंसी का आपने तफसील ली, गुंदो ब्लेस का इतना मुझे इल्म नहीं था, चराला से कुछ फेरबदल होने वाला है, ये आप नोट कर लें। वहाँ पे यार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहाँ था, वो 40 ब्रांड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट वहाँ वाला 45% वोटिंग हुई है। इट्स मीन कि वहाँ कोई भी बाजी मार सकता है। वहाँ मैंने सुना है कि अपर कास्ट ने जो है वोट कास्ट नहीं किया है। हाँ, वो भी और एक वो फैक्टर है। ब्रांड डेवलपमेंट की वाले की बात कर रहे हैं, मगर उसकी वो कैंपेन जो थी ना, उस तर्ज की नहीं थी कि वो जीत की नहीं, तरफ अब क्या जरूरी है यार, Defensive mode यार में- अगर मुझे बताओ कि एक नौजवान लड़का है, उतना अच्छा आपका इंस्टीट्यूशन रन कर रहा है, एक पॉजिटिव सोच है, यंग ब्लड है, तो ये क्या जरूरी है कि आप इलेक्शन में कोई पॉलिटिकल फैमिली से ही आए या कोई चाली, यार ये कौन सी इसलिए वो है? देखो ये 2020 मुकाबले, अब वो टेस्ट सीरीज रही नहीं, 5 दिन चलने वाला मुकाबला नहीं, है लोगों नहीं। को भी थोड़ा सा मेरे ख्याल में अपना माइंड बदलना जो- चाहिए। ये 2020 मुकाबला है, यहाँ पावर प्ले का जिसने अच्छा इस्तेमाल किया वो अच्छा स्कोर बोर्ड पे खड़ा करेगा। और ये जो के भारद्वाज थे, ये डिफेंसिव मोड में चल रहे थे, ये रन बचाने के चक्कर में थे, इन्होंने विकेटों को हाथ नहीं छोड़ा, और यही वजह है कि ये मुकाबला। अच्छा, आप मुझे असगर यार एक बात बताइए कि ओवरऑल अगर हम देखेंगे जितने भी ये हुए इलेक्शन हुए, यार मुद्दा क्या रहा? ये डेवलपमेंट थी क्या और कुछ? बिल्कुल नहीं। ये अगर कोई भी मुद्दे पे बात, मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री हूँ। किसी ने मुद्दे पे वोट नहीं दिया, किसी भी रैली में मुद्दा नहीं देखा। मैं अब चला रैली जाऊंगा में मुद्दा कास्तीगढ़। नहीं था। ये जो मुझे खटक रही है ना बात, इसलिए आपने मुद्दे की बात की। कास्तीगढ़ की लल्लूर पंचायत ऐसी है जहाँ पंचायत में एक बैतुल खला यानी बाथरूम, जहाँ लेटरिन के लिए एक कैसा मुद्दा, कहां से मुद्दा, जहां लोग बोलते हैं हमारा वोट बैंक है, उस वोट मुझे लगता है कि फिर 5 अगस्त से ही रहा, 5 अगस्त 2019 भी रहा नहीं, कहीं सीटों पे मरम्मत में डेवलपमेंट क्लिक करिए थोड़ी। यहाँ अगर मुद्दा रहा मैक्सिमम 370 370 वही 5 अगस्त 19। लेकिन ये भी हम अपने नाजरीन को बताते चले कि यहाँ पार्लियामेंट और असेंबली 370 को नहीं बचा सकी, तो ये डीडीसी और बीडीसी इलेक्शन ये सबस बात कहाँ आप दिखाने इसको बचा हुए। सकेंगे? तो अच्छा असगर यार एक बात मुझे आप बताओ, हम कंक्लूड करने वाले हैं। नाजरीन, गुपकार अलायंस जो बना था, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और वो पीपल्स मूवमेंट वगैरह, वो जो शाह फैसल की पार्टी थी वगैरह, उसमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत चिनाब वैली में थी। मुझे मेरा तजिया कहें या इंफॉर्मेशन कहें कि कहीं ना कहीं एनसी और पीडीपी, चूंकि अब इलेक्शन हो चुके हैं, ये बीजेपी के साथ मिले हुए थे कि उन्हें चिनाब वैली को इनके हवाले कर दिया। देखो पीडीपी की जो आपने बात की, तो खिता चुनाव में इनका अच्छा, जो पीछे 2014 के इलेक्शन रहे, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ है। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस से रमन से सीट छीन ली, 5000 का फर्क था। आपकी पीडीपी ने 6000 से ज्यादा वोट ले लिए। भद्रवाह में आपने देख लिया, ये महबूब 10,000 से ज्यादा वोट ले जाते हैं। किश्तवाड़ में देखें, शेख ये फिरदौस टाकिर ने वोट ले जाते हैं। तो इनकी अच्छी खासी प्रेजेंस थी, लेकिन इन्होंने कुर्बानी दी है। डोडा में मैं शाहबुल हक की बात करता हूँ, ये पूरे इंतखाबात में नजर ही नहीं आए। अगर 2 कॉन्स्टिट्यूंसी, नहीं, मैं कहता हूं कि जैसे ठाठरी में, किश्तवाड़ में और बहुत सी जगह पे पीडीपी और एनसी जो है मदे मुकाबिल रहे, तो इसका मतलब बीजेपी को जाएगा। नहीं, वो ठीक है, लेकिन वो ऐसा कि अगर गुपकार अलायंस है तो वो क्यों नहीं है? वो उनने क्यों नहीं किया? गुपकार जो महबूबा मुफ्ती है या फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला है, वो क्यों? देखो ये 5 अगस्त पे फिर बात मुड़ के आ जाती है, जब तमाम यहाँ की सियासी क्यादत को नजरबंद कर दिया गया था। तो फिर उसके बाद फारूक अब्दुल्ला सामने आ गए, उमर अब्दुल्ला सामने आ गए, तमाम लोग जब बाहर आ गए थे। तो नहीं, ये जो रूमर्स है कि बीजेपी और ये एनसी और पीडीपी का आपस में कुछ ये है कि भाई ये छोड़ो बीजेपी को, ये जिद में आके हो सकता है। सियासी तौर ऐसा नहीं। देखें, पहले जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कायदत है, उनने डिस्ट्रिक्ट डोडा को कांग्रेस के हवाले कर दिया। तो आजाद साहब ने किश्तवाड़ की सीट को एनसी के हवाले कर दिया। तो ऐसा भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर में देखो, हो सकता है सियासत में कुछ भी मुमकिन है। ये कुछ भी हो सकता है। कुछ भी यहाँ पीडीपी
अच्छा आप मुझे असगर बताइए यार, हमने बड़ा जोर दिया कि यहाँ पे जो है, जो यहाँ के इश्यूज है, चिनाब वैली हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, कहीं बात नहीं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बेंच है, कपरन रोड है, यहाँ पे रूसा के तहत यूनिवर्सिटी की बात है, जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात है, तो कहाँ बिल्कुल मुद्दा नहीं रहा। देसा कापरन रोड जो हमने बड़ा जोर दिया, देसा कापरन रोड एक ऐसा रास्ता बन या वायलू टनल की हमने बात की, चंबा रोड की बात की। आप जो एक महीने में 15 दिन कंटिन्यू आपकी कौमी शाहरा बंद रहती है, रमन से लेके बनिहाल तक, आपका मुतबादल देसा 20 किलोमीटर। नहीं वही कहता हूँ मैं, ये चीजें क्यों नहीं किसी ने नहीं उठाई, किसी का लेना देना। हालांकि अगर कपरन रोड बनती है तो आपके भागवा जो भागवा एरिया है ये तो मालामाल हो जाता है। ये आम लोगों की जरूरत है, एक नौजवान की जरूरत है, पढ़े लिखे तालीम याफ्ता नौजवान की जरूरत है। लेकिन जो इंतखाबात आते हैं तो चंद ठेकेदार लोगों का मुद्दा अलग रहता है। एक चीज एक ये है, वुमेन रिजर्वेशन की बात आती है, पेंच की हद तक तो घरेलू खातून उठती है तो उसका जो शौहर है या भाई है वो चलाता है तो बात समझ में आ जाती है। सरपंची में भी चलो वो 19-20 का तो हो जाता है। अब जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात हो रहे हैं, यहाँ पे मेंबर ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग में बैठना है, जिसका चेयरमैन उसको पावर होगी मिनिस्टर की, डीसी वगैरह ब्यूरोक्रेट से, केएस ऑफिसरों से, अब अफसरशाही से मुकाबला करना है। तो यार ये घरेलू खातून क्या करेगी वहां पे? यही वजह है कि हम पढ़े लिखे नौजवान को इस बुनियाद पे पीछे धकेल देते हैं कि ये देख सियासी तौर कमजोर नहीं यार, मगर तालीम याफ्ता लोग भी तो आगे नहीं आ रहे हैं। यही वजह रहेगी ना कि कल को आपका अफसरशाही आपके ऊपर। आप मुझे बताएं यार, परसों रिजल्ट निकला, रोज मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, फलानी लड़की ने इतने नंबर लिए, फलानी ने नेट किया, फलानी ने पॉलिटिकल साइंस में किया, वो प्रैक्टिकली मैदान में क्यों नहीं आते हैं? नहीं, अलमिया तो ये रहा ना, बीडीसी भी तो आपके रिश्तेदार बैग लेके चल रहे हैं आपका, आप तो खाली एक वो हो, क्या बोलते हैं, नहीं वही तो सवाल है ना। यहाँ पे तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचना चाहिए, सिविल सोसाइटी को भी सोचना चाहिए और लोगों को भी सोचना चाहिए। अभी काजीगढ़ में मेरी इंफॉर्मेशन यह है कि वहां पे एक लड़की है पोस्ट ग्रेजुएट, उसकी एक सिस्टर है वकील, और उनका जो वालिद साहब है वो लड़की को कह रहा है कि आप इलेक्शन में आ जाओ, और ये भी इतला थी कि कुछ हवा भी बन रही थी उसके हक में, लेकिन वो एट द एंड जो है वो विड्रा हो जाती है। तो क्या बनेगा इसका? यही है ना, आपको सियासी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है, वो कुंभा परवरी वो होना कहीं ना कहीं से होना। एक बात है यार, अब मैं कहता हूं कि नाजरीन, ये जो इशू है जिसपे मैंने पहले भी इस पे एक वीडियो डाला था और उस पे बड़े लोगों ने सपोर्ट किया था मुझे सोशल मीडिया पे। ये जो वुमेन, अगर कल को डोडा असेंबली हल्का या बलेस या कोई वुमेन रिजर्व हो जाता है तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे अब्दुल मजीद वानी साहब को कि आपकी अहलिया आएगी राबड़ी देवी। यही तो चक्कर है, यही तो हम मुद्दे, हम जब वक्त पे हम फैसला करने, हम देखो ना, एक यहाँ पे ड्रीम 11 हर हिंदुस्तान में इस वक्त खेल रहा है, लेकिन हम कैप्टन और वाइस कैप्टन में गलती कर देते हैं। ये कैप्टन मीन्स हम कैंडिडेट उठाने में गलती कर देते हैं और पछताते बाद में हमारी रोड नहीं बनी, जहां जिसका जो नजरिया उसने उस हिसाब से काम करना है। लेकिन असगर भाई एक और रुझान है इश्तियाक, एक रुझान आम है कि किसी ने 40-50 लाख रुपए जमा किए, वो कहता है कि मैं इलेक्शन में आ जाऊंगा, और उसको ये यकीन होता है कि मैं जीत जाऊंगा। मुझे आपको लगता है कि अब की बार ऐसा इम्पैक्ट हुआ वोटर पे कि भाई वो वक्त अब चला गया। मैंने इस पे सबसे वो एक दौर था बीच में, वो खत्म हुआ। जब डीडीसी के हवाले से खबरें आई तो मेरे सामने कई लोगों ने कहा कि भाई ये इलेक्शन लड़ना जो है ये पैसे वाले का काम है। मैंने इस पे न्यूज़पेपर में भी लिखा था और सोशल मीडिया पे भी हमने पोस्ट लिखा था कि क्या इलेक्शन लड़ना सिर्फ पैसे वाले का काम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस पर जो 90% कमेंट थे वो उसके अगेंस्ट थे, क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा। नहीं, अगर कैंडिडेट अच्छा हो तो लोग यार वोट भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे। यही ज्यादा दूर क्यों जाएंगे, ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है कहरा से महराज, इसने जो क्राउड फंडिंग की तो 8 से 10 लाख रुपए इसको लोगों ने दिया, और इसने 2 से 3 रैलियां की, 7-7, 8-8 लाख जिस रैली पे खर्चा आना था इसने मुफ्त की इसको रैली। और वहाँ एक और बात जो दिलचस्प देखने को मिली, इसकी रैली में ज्यादातर लोगों ने घरों से खाना लाया था, और रैली जब खत्म, यहाँ भी गुन्ना कांस्टिट्यूंसी में ऐसा हुआ। अलबत्ता गास्ट कांस्टिट्यूंसी में कहते हैं कि भाई अब वो वोटर पे इम्पैक्ट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन खरीदारी बड़ी ज्यादा हो गई। एक भाई साहब ने ठाठरी से बहुत कमेंट लिखे। ठाठरी भाई साहब, हमने पहले ही कहा कि इसका नाम है, इसने बहुत कमेंट लिखे, तौकीर हुसैन साहब, तौकीर हुसैन जी, भाईजान। वहां से जो हमने बताया वहां तकूनी मुकाबला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार
मुद्दों के दरमियान। बाकी फैसला अल्लाह के हाथ में है और लोगों ने जिसको वोट दिया होगा वही जीतेगा। लेकिन वहाँ ट्रायंगल सीरीज वहाँ भी है, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। इनका पूछना ये होगा कि एज किसको है, तो एज तो बताइए थोड़ा सा। एज तो वहाँ पीडीपी का कैंडिडेट भी है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वहाँ चांसेस ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन ठाठरी की बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी का वोट को अगर हम एक तरफ रखेंगे तो वो तो बराबर सीधा बीजेपी को जा सकता है जी। तो इन इंतखाबात में जो मुद्दे ज्यादातर नौजवानों को जिन मुद्दों ने हर्ट किया तो वो 4G नंबर पे रहा। कुछ लोगों को तो ये भी ख्याल था कि 370 आएगा, वो कुछ दस्तखती वो होगा, कुछ सिग्नेचरी, तो वो उस चीज को मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन 4G पे लूटा गया, इसमें कोई चाहे हुकूमत कोई किसी भी सतह से हमसे 4G। अच्छा असगर, ये जो पिछले 2-3 वर्षों में थोड़ी एडमिनिस्ट्रेशन जो है थोड़ी सी प्रो पीपल नहीं रही, या लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन का, देखिए ईमानदारी की बात यह है कि लोगों का और एडमिनिस्ट्रेशन का तालमेल नहीं है। अब अगर हम इसी काउंटिंग पे देखें तो कुछ ऐसी चीजें भी सामने आने लगी, बड़ी दहशत, खौफ, डर। अब अगर कैंडिडेट जीत के वो कोई जिंदाबाद उसको न कहे तो यार ये इलेक्शन जो है सियासत की मौसम में बाहर होती है। अब जिन लोगों ने दिन रात मेहनत किया उनके कैंडिडेट जीता, आप कहेंगे कि उसके कैंडिडेट जिंदाबाद का नारा न दो, तो मेरे ख्याल में ये कुछ है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो फेलियर रहा तो इसका भी असर रहा। बड़ी बदकिस्मती की बात रही इस बार जम्मू कश्मीर में कि जो यूथ से जुड़ा हुआ मुद्दा था। चलो हम मानते हैं कि 4G यहाँ पर हिफाजती जो ऑनलाइन कला सिक्योरिटी खर्चा, अगर कोरोना ने जिस तरह से यहाँ मार मारी अपनी, वहां से तो हमारे स्कूल बंद हो गए तमाम। वहां तो 4G चलना चाहिए, कौन से सिक्योरिटी इनको खदशाते हैं, इनके पास इतनी इंटेलिजेंस एजेंसियां है। तो फिर ये होना, मगर बदकिस्मती हमारी ये रही कि किसी भी बंदे ने, किसी भी बड़े लीडर ने, मैं यहाँ की बात नहीं करूंगा, हर किसी ने बोला कि नेशनल लीडर ने, किसी ने नहीं बोला। इंटरनेट डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो हुक्मरान जमात है बीजेपी के 4 नेशनल लीडर आए, हमने भी कई बार जब उनको सवाल पूछना चाहे तो उन्होंने उसको इग्नोर कर चलो अगर किसी ने बोला भी तो बोला हम ये करेंगे, चला देंगे। लेकिन अगर इन्हें 2G चलाना है तो उसके रेट्स भी कम होने चाहिए। 2G हम पहले 49 में एक महीना चलाते थे, वही रिचार्ज हम 400 का कर रहे हैं, तो सर्विस 2G। और ऐसे लोगों के काम रुक गए ना, जो ऑनलाइन पे ट्रेंडिंग हो रही थी, बेरोजगारी में थोड़ी ट्रांसपोर्ट जो है बड़ा मुश्किल हालात में है। ऐलान एक होता है, प्रैक्टिकली दूसरी बात होती है। ऐलान जो होते हैं प्रैक्टिकली वहाँ होता कुछ नहीं है। ये अगर इस बार लोगों ने इस मुद्दे को अगर मुद्दा बनाया है तो ये जायज मुद्दा है। मतलब साफ सुथरी एडमिनिस्ट्रेशन अगर होती तो शायद बीजेपी को इतना नुकसान नहीं होता। अब मुख्तसर लास्ट पे जो जिसका बेसब्री से सबको इंतजार है, तो अब किसका चेयरमैन होगा डोडा में? नहीं वो आप बताएंगे। हाँ, आपने मेरे ऊपर। और मेरा ये फैसला कि डोडा में किसी को भी वाज़ा अक्सरियत, वो उनके 8 जो उम्मीदवार जीत के आने वाले नहीं है। हंग असेंबली होगी, इंडिपेंडेंट का सारा लेना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट कौंसल इश्तियाक, अगर कांग्रेस और मतलब ऐसी कांग्रेस अगर कौंसल नहीं बना सकती है तो बीजेपी भी नहीं बना सकती कोई। तो एनसी को 1-2 आएंगी। एनसी और बीजेपी का मिलने का चांस है? नो ना, क्योंकि आज की डेट में हाँ, अगर गुपकार अलायंस नहीं हुआ होता तो यह बात बिल्कुल हम कह सकते थे कि बीजेपी और एनसी का अलायंस हो सकता है। लेकिन आज के जो हालात है वो बड़ा मुश्किल लगता है। और नेशनल नहीं, एक बात है, मगर यार यहाँ डिस्ट्रिक्ट में तो या तो बीजेपी के पास कैंडिडेट है शक्तिराज परिहार, या कैंडिडेट नजर आता है हमको आसिम हाशमी। देखिए ईमानदारी की बात है, इसमें यह नहीं है कि वो यहाँ से है या वहां से है। टू बी वेरी ऑनेस्टली, कांग्रेस के पास भी कोई कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस ने अगर शक्तिराज परिहार हारता है तो बीजेपी के पास भी दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं है। देखो कांग्रेस के पास कैंडिडेट उन्होंने जाहिर नहीं किया है, लेकिन जो खबरें हैं पता चलता है कि वो न्याज साहब नहीं, वो तो फिर वही एसआरओ वाली बात ही आ जाती है ना। वही 1-2 दिन में भी सोशल मीडिया पे ये चल रहा था। देखिए क्योंकि अब आप वहां से आप थोड़ा सा रिजर्व रहेंगे। जो मोहम्मद नदीम शरीफ न्याज जो है, अब वो कोई जेल तो नहीं गया है, कोई मूवमेंट तो नहीं चलाई है उसने कोई पॉलिटिकल कैरियर ऐसा तो नहीं है जहां कुछ किया है। अब अगर हम एज कंपेयर टू आसिम हाशमी देखें, जब डिस्ट्रिक्ट डोडा में बिजली चली गई 14 दिन, जब सब सरमायादार लोग, सियासतदान लोग जम्मू और दिल्ली में थे, जब डोडा में रेस्टोर हुई बिजली, बलेस में रेस्टोर नहीं हुई, तो भी हमने 15 दिन यहाँ फाइट की एक साथ कि जब तक ना बलेस के आखिरी कोने तक बिजली आती है हम चुप नहीं बैठेंगे।
नेशनल हाईवे की बात आती है, बड़े इश्यूज की बात आती है, तो आसिम वहां एक्टिव रहता है। हालांकि आसिम के बारे में मेरा अपना यह है कि अगर वो नॉर्मल असेंबली इलेक्शन में उठते 500-600 से ज्यादा वोट नहीं लेते, लेकिन अब जब तमाम तरह के जो हालात वाक़ात हैं तो मेरे ख्याल में उसका वो जाता है। तो बीजेपी आपकी क्या राय, आपका क्या कहना है कि क्या? नहीं, मैं तो देखिए इसमें सियासत में अब उतना कोई, या तो किसी के पास अलादीन का चिराग हो या कुछ हो, कोई आपको आके बताए, लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल है वो बड़ी मायूस कुन भी है। देखो जैसा कि हंग कौंसल तो बनने ये तय है। अब ये मेरा नजरिया, मेरा आपका तजिया तो इस पे ये होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से कांग्रेस का पीछा वहां किया था ना, वहां क्या यानी जिन हराने में, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ भी किंग मेकर बनेगी। नहीं, अब इसमें एक बात है, मगर आसिम हाशमी जो है ना वो हार्डकोर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये मैं आपको अंदर की बात मगर जब कौंसल की बारी आएगी आपका एक नहीं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस उसको सपोर्ट कर सकती है। क्योंकि आसिम हाशमी जो है ये, क्योंकि उनका जो अपना हल्का गांठ है ना, वहां पे जो एनसी का कैंडिडेट था उसकी, और खैर वो जो कांग्रेस के मुमकिना उम्मीदवार हैं चेयरमैन के, उनके ऊपर भी खतरे के बादल मंडला रहे हैं। तो चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही आज का ये जो डिस्कशन है यही इख्ताम होता है। आज है 21 दिसंबर 2020, पीर का दिन है और मौसम सरमा में जो शदीद तरीन 40 अयाम होते हैं, चिल्लाए कलां का आगाज है, लेकिन सियासत की वादियों में बहार है, उरूज है, गर्मी है और अभी लोगों को इंतजार है, और उस इंतजार में अभी 24 घंटे बाकी नहीं है। आज रात है, आज रात न सिर्फ कैंडिडेट्स, उनके हिमायती और सियासत से दिलचस्पी रखने वाले लोग हर पर करवट बदलेंगे, मोबाइल खोलेंगे, टाइम देखेंगे और फिर सुबह का इंतजार करेंगे। हम भी आपसे फिर मिलेंगे। एक इतला बहुत जरूरी जो देना हमें इस वक्त जरूरी था कि यहाँ पर कल से जो रूमर्स चल रहे हैं कि इंटरनेट पे कल के लिए कदगन लगाई गई है, तो इसकी जो मुकम्मल तौर पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने वजाहत की है कि ऐसा कोई भी आर्डर इंतजामिया की तरफ से पास नहीं किया गया था। कल का जो आर्डर था उन्होंने एसएसपी डोडा को रिकमेंड किया था कि आप इस हवाले से इकदाम उठा सकते हैं। तो जिला में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, खाली जो ट्रांसपोर्ट है उस पर कदगन लगाई गई है, मोबाइल इंटरनेट सर्विस जो बहाल रहेगी। इसके अलावा जो डोडा में कारोबारी सरगर्मियां हैं उनमें भी किसी तौर की कोई खलल पैदा नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगी। अलबत्ता दफा 144 नाफिज होने के साथ साथ यहाँ पर लोगों का जो हजूम है, गैदरिंग को सख्त ममनू करार दिया गया है। वैसे भी नताइज देर से आएंगे। लोगों को इलेक्शन तक महदूद रहना चाहिए, जीत हार को तस्लीम करना है, इत्तेफाक इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। इत्तेफाक इत्तेहाद का गुजारिश रहेगी। हाँ बिल्कुल, चुनाव टीवी की वसादत से हमारी कोई भी कल जो है चुनाव टीवी आपको अपडेट देता रहेगा, तो आप देखते रहिएगा। तो मैं इश्ताक मलिक आपका भी और मोहम्मद असगर भट्ट आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं, और अपने कैमरामैन जो है आशीष, हमारे प्रदीप राणा है। प्रदीप राणा के जो बरादर निस्बती हैं वो कुछ दिन पहले एक्सीडेंट में फोत हुए थे, नौजवान थे, उनकी शादी हुई थी और शादी के 10 दिन बाद वो इधर शाही में वो लेकिन उसके बावजूद इनका पूरा कुम्बा जो है वो सदमे में है, लेकिन ये मखसूस यहाँ आए। हमारी पूरी हमदर्दियाँ इनके साथ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको सब्र दे, सब्र जमील अता करे, और क्या कह सकते हैं, ये अल्लाह ताला के फैसले होते हैं। तो इंशाल्लाह कल आपसे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान इश्ताक अहमद देव आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।